कहानी शुरू होती है जो शियाओ के साथ, जो एक नाइफ पकड़े हुए था और सोच रहा था कि वह फिर से उसी अनबीटेबल डिजास्टर का सामना कर रहा है। वह सोच रहा था कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वह क्या करेगा। उसी समय आसपास के लोग बातें करने लगे, पूछने लगे कि जो फैमिली के दूसरे बेटे को क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि वह सारी काउज पुरानी जो फैमिली की संपत्ति है और उन्हें स्लॉटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर इन काउज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, तो आज उसे क्या हो गया है? क्या वह सच में पागल हो गया है? जोशा को लगा कि अब और टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता और वह एक काऊ को मारने ही वाला था कि तभी एक वुमन वहां आई और उसने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह इसे मजाक समझकर छोड़ दे। उसने याद दिलाया कि अगर उसने कल सारी काउज को स्लॉटर कर भी दिया होता तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस में 1 लाख युआन का ही फर्क आता। उस वुमन ने साफ कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगी और उसे सपने देखना बंद कर देना चाहिए। उसने कहा कि यंग मास्टर लिन ने उसे शादी का वादा किया है, उसे 2 लाख युआन और एक कार देगा। उसने कहा कि सबको शाओलिन फैमिली का इतिहास पता है और पूछा कि जो शियाओ क्या कर सकता है जब उसके पास अब एक भी काऊ नहीं बची है। लोगों ने कहना शुरू किया कि जो शियाओ कुछ नहीं कर सकता और एक आदमी ने पूछा कि क्या वह ये सब एक औरत के लिए कर रहा है और उसे इम्बिसाइल कहा। उन्होंने कहा कि एक काऊ को मारना इसके लिए वर्थ नहीं है। एक लेडी ने कहा कि वह उसे किसी और लड़की से मिलवा सकती है। लेकिन जो शियाओ ने पूछा कि क्या सब खत्म हो गया है और कहा कि अगर उसने चुप हो लिया है तो यहाँ से चली जाए। वह औरत इतनी गुस्से में आ गई कि अपने ही सिगरेट पर पैर रख दिया और कहा कि उसे यहाँ आकर उसे समझाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे औरत की कदर करना ही नहीं आता। जब वह जा रही थी तभी कुछ और लोग गांव में आ पहुंचे और जो शियाओ से पूछने लगे कि वह क्या कर रहा है और क्यों काऊ को मारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे नाइफ नीचे रखने को कहा। ये लोग उसके माता पिता थे, तो उसने नाइफ नीचे रखा, अपने माता पिता को गले लगाया और कहा कि सब कुछ ठीक है। लोगों ने कहा कि आखिरकार सब सुलझ गया। जोशा ने कहा कि इस बार वह अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने बड़े भाई और छोटी बहन की भी। उसकी माँ ने पूछा कि उसे क्या हो गया है और उसके पिता ने पूछा कि वह सुरक्षा की बात क्यों कर रहा है। जो शाओ ने जवाब दिया कि वह पागल नहीं है, लेकिन उनका उसको किसी कारण से स्लॉटर करना जरूरी है जो वह अभी नहीं बता सकता। उसने उनसे ट्रस्ट करने को कहा और कहा कि अगर वे उस पर विश्वास करते हैं तो उसे रोके नहीं। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखा, सोचा और उसके पिता ने कहा कि उसे पता नहीं कि वह काउस को क्यों मारना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और यकीनन वे सब मिलकर भी उससे कम समझदार है। इसलिए उसके पिता ने कहा कि वह स्लॉटर में उसकी मदद करेगा। जो लेडी वहां थी उसने जो की माँ को मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने जवाब दिया कि पागल तो वह है और वह भी स्लॉटर में मदद करेगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि जो फैमिली पूरी तरह से पागल हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं कि जो फैमिली के बेटे को लिन फैमिली की लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो शाह जानता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसे लगा कि उसके पास कुछ घंटे से भी कम है, इसलिए उन्हें जल्दी काम करना होगा। उसने कहा कि उसे स्लॉटर में हेल्प करने के लिए 3 लोग चाहिए होंगे और जो भी मदद करेगा उसे 500 वेन हाथ में दिए जाएंगे। तुरंत लोगों का मन बदल गया और उन्होंने जल्दी से ऑफर कर दिया। वे पहले से ही हाथ बढ़ाकर पैसे का इंतजार करने लगे और काउस को काटने का काम शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद जो शियाओ ने ऐलान किया कि इस बार फैमिली की सारी कैटल बिक्री के लिए है। उसने कहा कि ये अर्जेंट है और वह मार्केट प्राइस का आधा तक एक्सेप्ट कर लेगा अगर वे सब कुछ एक साथ खरीद। थोड़ी ही देर में लोग ट्रक में आए, काउस के बॉडीज को लेकर गए और एक बैग में पैसे छोड़ गए। उन्होंने पूछा कि उसका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वे बहुत पैसा लॉस कर रहे थे। लेकिन जोशा ने जवाब दिया कि उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अभी के लिए उन्हें बस घर जाना है और जब तक वह वापस नहीं आता कोई भी गेट नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो जियाओ के पिता ने कहा कि वह अपने बेटे पर विश्वास करता है क्योंकि वह कभी गलत नहीं हुआ और अब वे सिर्फ उसकी मदद ही कर सकते हैं। कार में बैठने से पहले जो शाओ ने कहा कि किसी के लिए भी गेट मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वह पैसे लेकर टाउन गए। ठीक 4:11 बजे शाम को उसे लगा कि जो रिजर्व्स बांध में है वे फैमिली को 1 महीने तक चला सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे जरूरी थी वेपन्स, मेडिसिन और एम्यूनिशन, क्योंकि अब से लेस देन 2 आवर्स में अपोकलिप्स शुरू होने वाला था। सारी लाइव स्टॉक भयानक खूंखार बीस्ट्स में बदल जाएंगी जो कुछ भी दिखेगा उस पर हमला करेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद जो ह्यूमंस इनके द्वारा बाइट किए जाएंगे वे भी वही सिम्टम्स दिखाने लगेंगे। वे अपना होश खो देंगे, कोई पेन महसूस नहीं करेंगे, उन्हें कोई डर नहीं रहेगा और उन्हें बस फ्लैश और ब्लड की भूख होगी। एक बार बाइट, इंजरी या इन्फेक्शन होने के बाद बचना नामुमकिन होगा। 1 महीने बाद इन्फेक्शंस की संख्या पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी, लेकिन कोई सेफ जगह नहीं बचेगी। 1 साल बाद पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन से भी कम ह्यूमंस बचेंगे। अपनी पिछली जिंदगी में जोशा ने यह पूरा डिजास्टर देखा था और क्योंकि वह तैयार नहीं था उसने अपने पिता, माँ और सिबलिंग्स को खो दिया। वह उन्हें बचा नहीं पाया। जोशा ने सोचा कि उसे यह नहीं पता कि वह क्यों रिबॉर्न हुआ, लेकिन वह श्योर था कि इस बार वह सब कुछ ठीक करे।
उस ट्रेजेडी को दोहराया नहीं जाएगा। जो पैसा उसे मिला उसे वह टाउन गया और बहुत सारे टूल्स खरीदे। उसने एक डीजल जनरेटर खरीदा, हर तरह के केबल्स, वायर्स, फ्लैशलाइट्स, बैटरीज, अलग अलग तरह के डिफेंस टूल्स, साथ ही मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, गैस और हर तरह की चीजें जो यूजफुल हो सकती थी। लेकिन इस समय सबसे जरूरी थी फायर पावर। उसे पता था कि शुरुआत में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, इतनी वेपनरी हो कि एक पूरी होड़ को रोका जा सके। इसलिए वह एक सेल्समैन से मिलने गया। सेल्समैन ने कहा कि नीचे खड़े गार्ड ने बताया कि कोई बिजनेस करना चाहता है और पूछा कि क्या वह उसकी सेक्रेटरी का एक्स बॉयफ्रेंड है। जोशा ने एक बैग में भरे पैसे टेबल पर रखे और कहा कि वह सच में बिजनेस करने आया है। उसने कहा कि उस बैग में 1 लाख येन कैश है। सेल्समैन ने पूछा कि क्या वह पैसा उसकी सेक्रेटरी के लिए है और ये जताया कि शायद वह उसे ब्राइड बनाना चाहता है। उसकी सेक्रेटरी शियाओचिंग ने जल्दी से जवाब दिया कि नहीं, अब उसका जो शाओ से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उसने समझाया कि बात ऐसी नहीं, वह 1 लाख से 10,000 पाउंड ब्लैक पाउडर खरीदना चाहा है। सेलर मिस्टर लिन जियर को लगा कि यह मजाक है और उसने जवाब दिया कि वह एक सीरियस मैन्युफैक्चरर है। मिस्टर ली ने साफ कहा कि वह किसी भी इलीगल चीज से डील नहीं करता। सिर्फ जो शाओ ही उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उसे याद था कि पिछले साल दिसंबर में चांग फुन लिन की फॉरेस्ट्री फैक्ट्री में उसने सब कुछ देखा था। उसने पूछा कि क्या उसे वह ब्लू ड्रेस वाली औरत याद है। मिस्टर ली साफ तौर पर नर्वस था क्योंकि उसे पता था कि यह सच है। इसलिए जोशा ने साफ कर दिया कि उसे बस गन पाउडर चाहिए और वह किसी से कुछ नहीं कहेगा, उसे बस सामान चाहिए। मिस्टर लिन ने फिर अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि उसने अभी तक इन्वेंट्री चेक नहीं किया है और हाल ही में वहां थोड़ी नमी रही है। शायद वहां वाकई कुछ गन पाउडर हो जिससे छुटकारा पाना जरूरी है। उसने शियाओ किंग से कहा कि डिस्पोजल का अरेंजमेंट करे और वह तुरंत समझ गई और मान गई। जब वो जो शाओ के पास से गुजरी तो उसने कहा कि रूल लेलई ने उनके और उनके परिवार की मदद की थी और वे हमेशा उसके किए गए सब कामों के लिए आभारी रहेंगे। उसने ये भी कहा कि अगर उसे कभी कुछ चाहिए हो तो वह मदद के लिए तैयार रहेगा। फिर मिस्टर लिन की ओर देखकर जो शाओ ने कहा कि उसके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। मिस्टर लिन ने जवाब दिया कि वह लड़का अब पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद जो शाओ अपने कार में भरे पूरे सामान के साथ घर वापस लौट आया। उसे लगा कि वह अब भी समय पर पहुंच गया है और कोई घटना नहीं हुई है। जैसे ही वह पहुंचा उसने अपने माता पिता से कहा कि वह लौट आया है। उसका भाई भी वहां था और उसे देखकर पूछा कि जो शाओ के साथ क्या चल रहा है, वह इतना बदला हुआ क्यों है। जो शाओ ने अपने भाई से पूछा कि क्या वह वापस आ गया है और उसने कहा हाँ, लेकिन यह भी कहा कि उसने सुना कि जो ने फैमिली की सारी काउस बेच दी है। जो ने कहा कि वह बाद में समझ आएगा और फिर पूछा कि मैं कहाँ है। उसके भाई ने जवाब दिया कि वह अब तक वापस नहीं आई। ये जो को हैरानी हुई क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैं इस वक्त तक घर पहुंच चुकी होती। तो उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसके एक्शन से कोई बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है, क्या उसकी वजह से वह अब तक घर नहीं लौटी। तुरंत जो ने कहा कि वह उसे ढूंढने जा रहा है और अपने भाई से कहा कि किसी को भी घर के अंदर मत आने देना, गेट किसी के लिए भी मत खोलना। उसने कहा कि वह टाउन जा रहा है मैं को लाने और जल्दी वापस आएगा। उसका भाई जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था बस खड़ा रह गया। जो तेजी से भागा और कार को तेज चलाने लगा ताकि वह उसे ढूंढ सके। उसने सोचा कि पहले दिन जानवर पहले ट्रांसफॉर्म होंगे लेकिन कुछ ह्यूमंस भी होंगे, खासकर स्कूल में क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। उसे पता था कि वह गांव से भी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा और मैं अब भी स्कूल में थी। संकल्पित होकर उसने सोचा कि इस बार वह किसी को नहीं खोएगा। लेकिन जो इस कदर फोकस था कि उसने रोड पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कार एक जानवर से टकरा गई। लेकिन वह अब एक ऑर्डिनरी एनिमल नहीं था, वह क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। म्यूटेशन शुरू हो चुका था। उसी समय 1 घंटा पहले स्कूल में क्या हुआ था वो बताया गया। स्टूडेंट्स क्लास में थे और जो के बारे में बात कर रहे थे, मशहूर जो शाओ के बारे में। उन्होंने कहा कि उसने अपने परिवार की सारी चीजें बेच दी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए और वह यकीनन टाउन का सबसे स्टूपिड इंसान है। एक लड़की ने मई की तरफ देखा और पूछा कि क्या यह सच है क्योंकि वह उसकी बहन है। उस लड़की ने यह भी कहा कि उसने सुना है कि मई लिन फैमिली की फायरवर्क्स फैक्ट्री के यंग मास्टर के साथ प्यार में है और यह भी जोड़ा कि जो शायद पागल है, शायद उसका पूरा परिवार पागल है। इस पर मैं गुस्से में खड़ी हो गई और लड़की ने उसे और चिढ़ाया, पूछा कि क्या वह नाराज है और क्या वह गलत कह रही है। उसने अपना सेल फोन निकाला और कहा कि वहाँ का वीडियो सब कुछ साबित करता है। बिना सोचे मैंने फोन पर जोर से मारा और वह नीचे गिर गया। लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और पूछा कि क्या वह पागल हो गई है। लेकिन तभी टीचर कॉरिडोर में आता दिखाई दिया। मैं तुरंत नीचे झुकी, फोन उठाया और ऐसे जताया कि उसने गलती से गिरा दिया था और वह फोन वापस कर रही है। लेकिन उसने जानबूझकर फोन को ऐसे उठाया कि टीचर उसे देख ले। टीचर ने तुरंत डिवाइस को कॉन्फिस्केट कर लिया और उसे याद दिलाया कि स्कूल रूल्स के अनुसार सेल फोन अलाउड नहीं है। उसने कहा कि वो सिर्फ लड़की के फादर को लौटाया जाए
और उन्हें स्कूल आकर उसे कलेक्ट करना होगा। उसने मैं से अपनी सीट पर लौटने को कहा और मैंने शांति से जवाब दिया जैसे कि हुआ ही न हो। उसने अपनी क्लासमेट से माफी मांगी और कहा कि उसने टीचर को आते हुए नहीं देखा और अगली बार वह अपने फोन खोले क्या रखें रहेगी। लड़की बाद में इससे और भी ज्यादा नाराज हो गई। जब छुट्टी का समय हुआ और कोई मैं को लेने नहीं आया, वही लड़की फिर उसे बुली करने लगी और पूछा कि वह अब इतनी बहादुर क्यों नहीं है। मेरे को याद आया कि दुर्भाग्य से उस दिन उसे उस लड़की के साथ सस्पेंशन मिल चुकी थी। लड़की ने पूछा कि वह जवाब क्यों नहीं दे रही और बिना रुके उस पर एक स्टिलेटो निकाल लिया। इस बीच जोसिया स्कूल के सामने पहुंच गया था, लेकिन उसे मैं नहीं मिली। तभी उसने देखा कि कई स्टूडेंट्स बिल्डिंग से डर के मारे भाग रहे हैं। उसी पल जो लड़की मैं को धमका रही थी वह अचानक बहुत सारा खून उल्टी करने लगी और मैं जो दिखावे के लिए चिंता जता रही थी बस वहां से दूर चल गई। सच तो यह था कि वह जरा भी परेशान नहीं थी। फिर वह वहां से भागी, लेकिन देखा कि वह अकेली नहीं, बहुत सारे लोग खून उल्टी कर रहे थे और एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे। मैं डर के मारे कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसने कॉरिडोर के आखिर में एक ज़ॉम्बी को अपनी ओर दौड़ते नहीं देखा। घबरा कर वह भागने लगी, लेकिन तब और भी मुसीबत हो गई। वही लड़की जो उसे बुली कर रही थी वह भी अब ट्रांसफॉर्म होकर ज़ॉम्बी बन चुकी। सबसे पहली चीज जो उस क्रीचर ने की वह मैं पर झपट पड़ी और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त जब वह उसे काटने वाली थी जो शाह वहां आया और एक जोरदार किक ज़ॉम्बी लड़की के चेहरे पर मारी, जिससे वह दूर जा गिरी। मैं जो अभी जमीन पर थी उसे देखकर समझ नहीं पाई और हैरानी से पूछा कि उसका भाई वहां क्या कर रहा है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आवाज ने पास के एक और ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा। जो शियाओ ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा कि उसकी इतनी जोर से मदद की चिल्लाहट सुनकर शर्मिंदगी हो रही है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने आगे बढ़कर अपने नाइफ से एक सटीक वार किया और ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने कहा कि वह यहाँ उसे बचाने नहीं बल्कि उस पर हंसने आया। मैंने भी उसे बेवकूफ कहा। इस बीच ज़ॉम्बीज की एक पूरी भीड़ स्कूल को घेरने लगी थी। वापस लौटते वक्त उन्होंने देखा कि एक ज़ॉम्बी सड़क के बीचों बीच एक बॉडी को खा रहा था, लेकिन उसे एक पिकअप ट्रक ने बुरी तरह से कुचल दिया था और जाहिर है कि उसे चला रहा था जोशिया। मैं थोड़ी नर्वस होते हुए भी बोली कि यह सब एक ज़ॉम्बी गेम जैसा लग रहा है, बस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। डर के बावजूद उसने कहा कि जब जो ने उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी को किक मारा तो वह पल इनक्रेडिबल। जोशा ने उसे कहा कि सब ठीक है, अगर वह रोना चाहे तो वह इस बार उस पर हंसेगा नहीं। फिर उसने समझाया कि दुनिया अब खत्म हो चुकी है, अब मैन ईटिंग ज़ॉम्बीज हर जगह हैं और हर किसी को सीखना होगा कि कैसे सरवाइव करना है। लेकिन उसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई वहां है और उसने वादा किया कि वह सब कुछ संभाल लेगा। उसने कहा कि पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और मैंने जवाब दिया कि उसे अपने भाई पर विश्वास है। बाद में वे अंततः गांव वापस लौट आए। जब वे पहुंचे तो लोगों ने कहा कि वे आखिरकार लौट आए हैं। जो श्याव ने पूछा कि क्या घर पर कुछ हुआ था और उसकी मां ने जवाब दिया कि उन्होंने बस बाहर लोगों को चिल्लाते सुना था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखें। अब सब कुछ शांत था। जो को यह अजीब लगा क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसी रात 3 से 5 लोग गायब हो गए थे, लेकिन उसे याद आया कि म्यूटेंट ज़ॉम्बीज सूट से डरते हैं, इसलिए अगर वे उस रात को सरवाइव कर पाते हैं तो दूसरा दिन घर को फोर्टिफाई करने के लिए काफी होगा। लेकिन मैं जानता था कि रात कठिन होगी। उसके भाई ने फिर पूछा कि उसने इतने सारे रिसोर्सेस क्यों खरीदे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हो। जोशा ने कहा कि वह बाद में सब कुछ समझाएगा और उसने अपने भाई और पिता से कहा कि सब सामान घर के अंदर ले चलो। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें घर की रक्षा करनी होगी। उसने ये भी कहा कि वह किसी को ढूंढने बाहर जा रहा है और जल्दी वापस लौटेगा। मैंने उस पर भरोसा करते हुए सबको कहा कि वे उस पर विश्वास करे क्योंकि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। जब जोशा घरों की छतों पर दौड़ रहा था तो उसने भी सोचा कि मैं सही कह रही थी। उसका शरीर सच में अलग महसूस हो रहा था, जैसे टाइम ट्रैवल के बाद उसमें कुछ बदलाव आ गए थे। और अगर वह उस व्यक्ति को ढूंढ सके और अगर उसमें अब भी वही एबिलिटी है जो पिछली जिंदगी में थी तो वह बहुत बड़ी मदद होगी। इसी दौरान दूसरी जगह पर कई ज़ॉम्बीज एक दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। बिल्डिंग के अंदर एक औरत सबको शांत करने की कोशिश कर रही थी, पूछ रही थी कि वे सब इतने घबराए हुए क्यों हैं। उसे लगा कि वे सब पागल ग्राहक हैं जो दुकान से कोई चीज मिस होने की शिकायत कर रहे हैं, ये जाने बिना कि वे असल में ज़ॉम्बीज हैं। अंदर के लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स से, लेकिन वह ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला था। अचानक कोई अंदर घुसा, सब कुछ टूटता हुआ, ज़ॉम्बीज को मारा और उन्हें उड़ाकर फेंक दिया। और जाहिर है वह था जो शाव, जो सिर्फ एक ब्रेड नाइफ से लैस था और बड़ी आसानी से जगह को साफ कर रहा था। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या वह जो है श्याव फैमिली वाला। फिर उसने सीधे उस औरत की ओर देखा जो वहां खड़ी थी, वही व्यक्ति जिसे वह ढूंढ रहा था। उसके पास ही एक ज़ॉम्बी हमला करने की तैयारी कर रहा, लेकिन जो ने आगे बढ़कर उस क्रीचर का सिर बहुत आसानी से बीच से काट दिया। वह औरत हैरानी से उसे देख रही थी और पूछा कि क्या वह सच में जो है और वह वहां क्या कर रहा है। जो श्याव ने उसका चेहरा पकड़ा, ध्यान से देखा और सोचा कि अच्छी बात है कि उसके मुंह या आंखों में खून के छींटे नहीं,
यानी वह सही थी। फिर उसने मन ही मन कंफर्म किया कि वह वाकई जिया बिंग है, बस अभी उसके पास वो सारी पावर नहीं थी जो उसकी पास्ट लाइफ में थी। जो ने बिंग से पूछा कि क्या उसे कोई चोट लगी है, एक छोटी सी खरोंच भी, और बिंग ने जवाब दिया कि नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। फिर भी लोग पूरी तरह से शॉक में थे। एक व्यक्ति ने कहा कि प्रॉब्लम ये थी कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी पूछा कि क्या जो को बस यूं ही लोगों को मार देने का हक है। जो ने समझाया कि उसने किसी इंसान को नहीं मारा, वे लोग अब इंसान नहीं रहे, वे ज़ॉम्बीज बन चुके थे, अब उन्हें सिर्फ खून चाहिए था। अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वे सब उन जैसे बन जाते। हैंक गुस्से से बोला कि ज़ॉम्बीज जैसा कुछ नहीं होता, और जो से कहा कि मजाक करना बंद करें, ये कोई मूवी नहीं है। उसने कहा कि जो ने अभी अभी लाओजांग को मार डाला और उसकी पोती भी स्कूल से वापस नहीं आई, उसकी पत्नी भी नहीं लौटी। अब वह सोचने लगा कि शायद जो सच बोल रहा है। हैंक चिंतित था और बोला कि अगर यह सब सच है तो हमें तुरंत सबको इसकी जानकारी देनी चाहिए। किसी ने सुझाव दिया कि पुलिस और विलेज कमेटी को बुलाया जाए, लेकिन जो ने जवाब दिया कि अब ये सब बेकार है। तभी लिंग वहां आया और सबको ध्यान देने को कहा। उसने जो को मर्डर कहा और पूछा कि ये कौन सी मेथड है। उसने कहा कि जो ने दर्जनों लोगों को मार डाला है और पुलिस को बुलाना अब व्यर्थ है क्योंकि ये सीमा पार कर चुका है। भीड़ उग्र हो गई, सब लोग चिल्लाने लगे कि हत्यारे को पकड़ो, और इस बार वो हत्यारा था खुद जो। लिंग जे ने कहा कि जो ज़ॉम्बीज का बहाना बना रहा है सिर्फ अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए, और उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या अब वह कहेगा कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। इसी दौरान बिंग जो की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी और चिल्लाकर सबको चुप होने को कहा। उसने समझाया कि असल में जो ने सबको बचाया है। उसने कहा कि गांव के लोग खुद पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। सबने ये होते हुए देखा था। जो ने बिंग का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि अब बहुत हो गया। उसने कहा कि वह सबको साबित कर सकता है कि वे सच में ज़ॉम्बीज थे। उसने कहा कि उसे यकीन है कि वहां मौजूद कुछ लोगों के परिवार के सदस्य गायब हो चुके होंगे, है ना। जो ने फिर कहा कि जो कोई भी ये जानना चाहता है कि वे सच में ज़ॉम्बीज है या नहीं, वह आ गया है, क्योंकि लिनी सबसे ज्यादा जिद पर था, सवाल और आरोप लगा रहा था। जो ने उसे सीधे पूछा कि क्या वह खुद देखना नहीं चाहता, क्या उसमें इतनी हिम्मत है। जो बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार सुबह उसने अपनी सारी लाइफ स्टॉक बेच दी थी और बहुत सारे रिसोर्सेज खरीदने निकल गया था, यहाँ तक कि उसने गन पाउडर भी जमा किया। और अब रात में ये सब हो रहा, लेकिन लिन के दिमाग में चाहे उस पागल इंसान कुछ भी पता हो, वह खतरनाक था और उसे मरना ही चाहिए। फिर जो ने कहा कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं और पास ही एक जगह है जो पूरी तरह से इनएक्सेसिबल है, वो बस गांव के पीछे का जंगल है। उसने फिर पूछा कि क्या लिन अब भी यही कहता है कि जो चीजें उसने मारी थी वे ज़ॉम्बीज नहीं थी, और कहा कि अगर ऐसा है तो उसे खुद जाकर वहां देखना चाहिए। उसने जानना चाहा कि क्या लिन डर रहा है। ली ने जवाब दिया कि वह एक नॉर्मल इंसान है और जाहिर है कि वह डरा हुआ है, खासकर किसी ऐसे किलर के साथ, लेकिन गांव के भले के लिए वह वहां जाने को तैयार है। उसने कहा कि वह जाएगा, लेकिन वह अपने साथ कुछ भरोसेमंद लोग भी ले जाएगा, और पूछा कि क्या जो को कोई आपत्ति है। जी ने सोचा कि इस तरह वह जल्दी या देर से जो से सब कुछ उगलवा लेगा। बिंग ने कहा कि वह भी जाएगी। न्यू ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि यह उसके लिए बहुत डेंजरस है। वांग ने कहा कि वास्तव में किसी को भी ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन बिंग ने समझ आया कि अब उन्हें गांव का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ना कमेटी वहां थी और ना ही सेक्रेटरी। उन्हें अब ये जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर जो ने पूछा कि क्या विलेज सेक्रेटरी सच में वहां नहीं है, और जानना चाहा कि वह कहाँ गया। बिंग ने कहा कि दोपहर में वह लोगों के गायब होने की बात से बहुत परेशान हो गया था और उन्हें ढूंढने अकेले ही चला गया, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा। होंग ने कहा कि उसकी पत्नी भी गायब है और उसका भी कोई पता नहीं चला है। जो ने सोचना शुरू किया और उसे लगने लगा कि उसे शायद अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। हैंग ने कहा कि वह भी साथ चलेगा ताकि सब कुछ देख सके। हैंग ने उनसे सहमति जताई और कहा कि बिंग ठीक कह रही है, क्योंकि सेक्रेटरी वहां नहीं है, वे बस यूं ही खड़े नहीं रह सकते। और फिर जो ने तो पहले ही दिखा दिया था कि क्या चल रहा है। एक गांव के अधिकारी के रूप में उन्हें पूरे हालात को समझना होगा। आखिरकार न्यू ने भी मान लिया, लेकिन कहा कि वह अपनी अलग कार में जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट थी कि वे उसका इंतजार करें। जब वे आखिरकार उस जगह पहुंचे तो उन्होंने एक अबैंडन कार देखी और पहचान लिया कि वह गांव के सेक्रेटरी की कार थी। न्यू ने इंजन को एनालाइज किया और कहा कि वह लगभग ठंडा हो चुका है, जिससे पता चलता है कि वह गाड़ी को छोड़े बहुत देर हो चुकी है। वांग ने कहा कि उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन तो बजा ही नहीं। इसी दौरान जो गहरी सोच में डूबा था, उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में ज़ॉम्बीज की पहली हॉर्ड ठीक 3 दिन बाद आई थी। उसे साफ साफ याद था कि वह हॉर्ड इसी जगह से आई थी। तब मैन पावर इतनी नहीं थी कि प्रॉब्लम के सोर्स की जांच की जा सके। अगर सब कुछ पहले जैसा ही होता तो ये काम नहीं करता। हालात और भी बिगड़ने से पहले उसे खुद ही उस हॉर्ड को खत्म करना होगा। और सबसे अहम बात, अगर वह ऐसा कर पाता तो वह बिंग का ट्रस्ट हमेशा के लिए जीत सकता था। जो ने सबको कंफर्म किया कि वे सही जगह पर हैं और आदेश दिया कि वे अपना रास्ता जारी रखें, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि अभी यही एकमात्र रास्ता है। जी पीछे चल रहा था।
अपनी गैंग के साथ, सिर्फ देखता हुआ और शक में डूबा हुआ। बाद में जब वे अपनी सेक्रेटरी को ढूंढ रहे थे, बिंग ने कहा कि यह फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और वह अपने सामने सिर्फ 2 फीट तक ही देख पा रहा है। जो ने जमीन का जायजा लिया और कहा कि वे यकीनन यहाँ से गुजरे हैं। वहाँ ताजा फुटप्रिंट्स थे, टूटे हुए ब्रांचेस, फटी हुई पत्तियां और यहाँ तक कि खून के धब्बे भी पड़े थे। उसने समझाया कि लोग अभी अभी वहां से गुजरे हैं। दिल ही दिल में जो जानता था कि यह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की एक टिपिकल निशानी। जब ज़ॉम्बीज बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो इस तरह के ट्रेल्स अक्सर दिखाई देते हैं। ये आखिरकार ज़ॉम्बी म्यूटेशन डिजास्टर का पहला दिन था। जल्द ही वे एक केव तक पहुंच गए। जो ने सबको रुकने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर बहुत सारे लोग अंदर गए तो वह बहुत ही डेंजरस होगा। उसने कहा कि वह अकेले अंदर जाकर हालात देखेगा। ले ने पूछा कि क्या वह इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है, और फिर यह भी हिंट किया कि अगर वहाँ कोई मर्डर सीन हो तो शायद वह सिर्फ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ग्रुप पूरी तरह से चुप था और जाहिर है सब टेंस थे। जो ने गुस्से में जवाब दिया कि लिंग अब तक का सबसे बड़ा कावर्ड है जिसे उसने कभी देखा। उसने कहा कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वह खुद जाकर उस केव को देख सकता है और अगर चाहे तो उसके पीछे भी आ सकता है। लिंग डर गया और सोचने लगा कि क्या जो सच में उसे उस वक्त मारने का सोच रहा है। वह और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। सोचने लगा कि हो सकता है इस लड़के ने उस केव में कोई बड़ा सीक्रेट छिपा रखा हो। ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी केव के अंदर से निकलकर हमला कर देती है। वह एक औरत थी जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। हैंग ने उसका चेहरा तुरंत पहचान लिया। वह उसकी अपनी पत्नी। वह घबराकर चिल्लाया कि वह वहां क्या कर रही है। उसने कहा कि वह उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, लेकिन जो ने तुरंत उसे पास आने से मना कर दिया। जैसे ही वो औरत उसे काटने की कोशिश करती है, जो उसके हमले को अपने नाइफ से रोक लेता है। फिर उसने साफ कर दिया कि वह अब वह औरत नहीं रही जिसे वे जानते थे, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसका सिर बीच से काट डाला। बिल्कुल जाहिर है इससे होंग को गहरा सदमा लगा। वह इस पर विश्वास नहीं कर पाया और चिल्लाया कि जो को उसकी पत्नी को मारने की सजा चुकानी होगी। उसने एक बैट उठाया, खुद को तैयार किया और जो पर हमला करने की तैयारी करने लगा, जबकि ग्रुप के बाकी लोग ये सब तना हुए देख रहे थे। लिंग जे इस सब में जैसे मजा ले रहा था जैसे उसे ये कंफ्यूजन बहुत पसंद आ रहा हो। बिना ज्यादा सोचे हुआंग ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो ने उसे आसानी से हराया। एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। जो ने फिर कहा कि उसे गुस्सा होना ठीक है, अगर वह उसे नफरत करता है ठीक है, अगर उसे सब कुछ का पछतावा है, लेकिन इस सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत अब ज़ॉम्बी बन चुकी। उसे मारना ही पड़ा। उसने कहा कि वह सिर्फ उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जो अब भी जिंदा हैं। वांग, जो गुस्से और दुख में पूरी तरह से टूट चुका था, बोला कि ये सब बकवास है। उसने कहा कि जिस औरत को जो ने मारा वह उसकी प्यारी पत्नी थी, और पूछा कि जो क्या करेगा अगर कोई उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार डाले। तभी जो को अपनी पिछली जिंदगी का वो दृश्य याद आया जब उसने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखा था। वह कुछ पल चुप रहा, उसे एब्जॉर्ब करता रहा, फिर उसने सीधे देखा। वांग ने जो से पूछा कि क्या उसमें सच में इतनी हिम्मत है कि वह फिर से ऐसा करे, और बिना कुछ सोचे जो ने हांग की गर्दन इतनी जोर से पकड़ ली कि सब चौंक गए। उसके चेहरे पर एक ठंडी नजर थी और गुस्से से भरा हुआ था। जो ने कहा कि वह उस पर बहुत ज्यादा दयालु हो रहा है। उसे याद आया कि वह वहां उस जगह पर इसलिए था क्योंकि लोग उसे मर्डरर कह रहे थे। फिर भी उसने उन्हें 2 बार बचाया था और बदले में यही मिला। जो ने दृढ़ता से कहा कि अगर कोई भी उसके परिवार को छूने की कोशिश करेगा तो वह बिना एक पल गंवाए उन्हें मार डालेगा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिंज वहीं खड़ा रहा और बोला कि उसने तो पहले ही कह दिया था कि जो एक खूनी पागल है। तभी वहां कोई और उसे रोकने आया। वह कोई और नहीं, जो का अपना भाई था, जो बिना हिचकिचाहट के उसके पास आया। लेकिन जो तो जैसे ट्रांस में था, उसे पास आता हुआ भी नहीं सुना। उसके भाई ने देर किए बिना उसके सिर पर जोरदार हेडबट मारा। हैंग उस वार से बच गया और जो होश में आया जैसे वह हिलते हुए सच में जा गया। जो ने भ्रमित होकर पूछा कि उसका भाई वहां क्या कर रहा है। भाई ने जवाब दिया कि आखिरकार ट्रांस से बाहर आया है। उसने कहा कि वहां इसलिए आया क्योंकि जो बहुत देर से घर से बाहर था और बहुत चिंतित था। गिरे वांग ने रोते हुए कहा कि सब उसकी गलती थी, वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। जो के भाई ने उसके पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि इस तरह टूटे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने कहा कि जो ने सबको बचाकर बिल्कुल सही किया है। वह वांग के दुख को समझता, लेकिन अगर उन्हें किसी से नफरत करनी है तो उससे करें, पर अब उन्हें हकीकत का सामना करना होगा। एक विलेज ऑफिशियल के रूप में वांग अब भी जरूरी था। हैंग भावुक हो गया, उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि ये सच है, अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। उधर जो सोचने लगा कि उसका भाई अब भी वैसा ही है, उतना ही समझदार और दयालु जैसे पहले था। उनकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। उसका भाई हमेशा गांव का पॉपुलर लड़का रहा था, सबका दोस्त, लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो उसने हमेशा जो की रक्षा की।